एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। आज से हम लोग क्लास 11th का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, जो भी आपके सिस्टमैटिक्स थे वो चैप्टर कंप्लीट हो गए और उनके अलग से मैंने आप लोगों को जो एक वीडियो बनाई है जिसमें हर चैप्टर के अपने अलग अलग क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस भी किया है। आज से हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों ने क्लास 9th 10th एंड 8th क्लास तीनों चैप्टर में पढ़ा होगा। 8th में इसका बेस पढ़ा होगा, 9th में थोड़ा सा हाई लेवल, 10th में थोड़ा और हाई लेवल, 11th में और हाई लेवल। यही है। तो मतलब जैसे जैसे क्लास इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो हमारा चैप्टर का टॉपिक है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ वो भी क्या है, इसका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसका क्या मीनिंग बताऊं आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, लेकिन स्टिल एक शॉर्ट रिवीजन, राइट। सेल जो कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी अर्थ पर प्रेजेंट है किससे बने होते हैं? सेल से मिलके बने हैं। सेल कंबाइन होता है, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन होता है, ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जाती है। यही होता है सेल। हम लोग इस चैप्टर में सेल का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर होता है ना, उसकी मेम्ब्रेन होती है, सेल के ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से उसमें अपना फंक्शन करते हैं, राइट। और जब सब मिलते हैं बहुत सारे सेल्स तो किसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, यही सब है। तो हम लोग इस चैप्टर में सेल का स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। और कुछ 9th का भी होगा, कुछ 10th का भी होगा, कुछ 8th का भी होगा, कुछ 11th का भी होगा जो कि थोड़ा सा हाई लेवल होगा। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, द सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फर्स्ट थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। दैट सेल इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म capable of independent existence and can perform all functions of life. इसकी खुद की अपनी कैपेबिलिटी है कि अपने आप एग्जिस्ट कर सकता है सेल, और हमारी लाइफ के जितने भी फंक्शंस होते हैं कौन परफॉर्म करता है? सेल करता है। एंड टू सी क्लियरली वी नीड अ माइक्रोस्कोप। किसी भी सेल को क्लियरली देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। Larger cells can be through simple microscope, but to see a smaller cell we required compound microscope. अगर लार्ज सेल है, क्योंकि जो सेल्स का साइज होता है वेरी करता है हर किसी ऑर्गेनिज्म, अगर सेल्स लार्ज है तो सिंपल माइक्रोस्कोप से काम चल जाता है, और अगर सेल बहुत स्मॉल है दैट वी नीड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। द सिंपल माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई इमेज 50 to 100 टाइम्स। एक सिंपल माइक्रोस्कोप 50 से 100 टाइम्स की इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है। यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1000 टाइम्स या 1000 से भी ज्यादा उस इमेज को क्या कर सकता है? मैग्नीफाई कर सकता है। In the microscope we use in the laboratory, a beam of light is used to make things visible and it is called light microscope. सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अलावा एक और माइक्रोस्कोप होता है जिसे हम बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होता है? इसमें लेंस की जगह लाइट का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और ये ऊपर की साइड माइक्रोस्कोप है। इस माइक्रोस्कोप के चारों साइड में लाइट लगी रहती है, इलेक्ट्रॉनिक बीम लगी रहती है, बीम ऑफ लाइट लगी, सारी की सारी एक ही जगह पे फोकस करती है यहाँ पर, और जहाँ पे जो भी इमेज होगी वो क्या है? दिखाई देती है। एंड टू सी इंटीरियर ऑफ सेल वी नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और अगर हमें सेल के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है वो देखना है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 5 लाख टाइम्स इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाता है, जिसकी वजह से सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हमें क्लियरली दिखाई देता है।
As you can see, Leeuwenhoek microscope, this one, इस तरीके को उन्होंने कुछ बनाया था। एंड यहाँ पर अलग अलग जो सेल होते हैं उनका साइज लिखा हुआ है। सबसे छोटा हमारा एटम होता है 0.1 नैनोमीटर। उसके बाद होता है हमारा कार्बन 60, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। यहाँ पे जो हमारा C60 और लिपिड्स हैं ये 1 नैनोमीटर में आता है। प्रोटीन हमारे 10 नैनोमीटर है। फ्लू वायरस का साइज होता है 100 नैनोमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया, हम लोग बैक्टीरिया के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है ना वो है 1 माइक्रोमीटर। रेड ब्लड सेल्स का आपका एक सेकेंड, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स है एनिमल सेल, प्लांट सेल 10 माइक्रोमीटर। पॉलन्स, ह्यूमन एग 100 माइक्रोमीटर। फ्रॉग एग 1 मिलीमीटर। ओके, ये तो पहले भी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और जिसको नहीं याद हो वो याद कर ले यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार इनका साइज पूछ लिया जाता है। देयर इज नो टिपिकल शेप ऑफ अ सेल। सेल की कोई टिपिकल शेप नहीं होती है, सिंपलेस्ट है। अगर हम लोगों को एक बार में समझ में आ गई ना तो शेप भी बड़ी इजी हो जाती है। स्फेरिकल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर, फ्लैट भी हो सकता है, पॉलीगॉन, ओवल भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, कॉनिकल शेप में भी हो सकता है, कॉलमनार शेप में भी हो सकता है। सेल साइज वेरीज ग्रेटली इन वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल का जो साइज है प्लांट्स और एनिमल्स में वेरी करता है। Some of them are not visible to naked eye and some are barely visible while some are micro eyes. कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, कुछ होते हैं जो हल्के हल्के दिखाई देते हैं, बेयरली विजिबल, थोड़ा थोड़ा दिखाई देते हैं, और कुछ होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। The smallest size can be seen in mycoplasma. सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा, जिसकी लेंथ होती है 0.3 माइक्रोमीटर। एक होता है बैक्टीरियल सेल, उसका साइज होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर तक। एंड व्हाइल द लार्जेस्ट साइज ऑफ सेल इज सीन इन ऑस्ट्रिच एग, और सबसे बड़ा जो एग सेल है वो कौन सा है? ऑस्ट्रिच का एग है, जिसकी लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर नियरली। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो नर्व सेल होता है। And you already know that the cell theory was proposed by Skevan and Schleiden. और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा 8th या 9th में कि जो सेल थ्योरी है उसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था स्केवन एंड स्क्लेडन। However, in this theory there was no explanation about formation of new cells. लेकिन स्केवन और स्क्लेडन ने सिर्फ इतना बताया था कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स सेल से मिलके बने होते हैं। उन्होंने कि जो एक सेल से मल्टी सेल्स में डिवाइड होते हैं, न्यू सेल्स अराइज होते हैं, उन्होंने इस बारे में वो कुछ बता ही नहीं पाए, फेल हो गए। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए थे रुडोल्फ विर्चो 1855 में, और उन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था कि कोई भी न्यू सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है वो सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू होती है, और जो पहले से ही जो पेरेंट सेल प्रेजेंट है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स प्रेजेंट है, उसी से सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन के बाद न्यू सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। Omnicellula e cellula. In later years, advanced research in cytology led to modification in cell theory, which is now taken as modern cell theory. उसके बाद कुछ सालों बाद बहुत सारे रिसर्च हुए हमारे साइटोलॉजी पर। साइटोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ सेल, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इस साइटोलॉजी की जो थ्योरी थी सेल थ्योरी, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन आए, चेंजेस आए, डेवलपमेंट आए, और ये थ्योरी आज के टाइमिंग पर मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जानी जाती है। अब उसमें क्या क्या चेंजेस हुए वो हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर टोटीपोटेंसी। इट इज द कैपेसिटी और द पोटेंशियल ऑफ लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल टू डिफरेंशिएटेड and to divide from any other type of cell and thereby a complete new organ. टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी का मतलब है कि कोई भी एक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एक सेल के अंदर अपनी खुद की कैपेसिटी होती है
कि वो अपने आप को डिवाइड कर सकता है टू या मोर देन टू टाइप के सेल्स में, राइट, एंड देन एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है, मतलब पूरा फॉर्म कर सकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। व्हेन एनी लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल differentiate has the capacity to differentiate and divide to form any other type of cell और एक complete new organism को बना सकता है। This process is called totipotency. A cell is totipotent और जो cell इस totipotency process को follow करता है उसे हम बोलते हैं totipotent. It has the entire genetic information of the organism in its nucleus. क्योंकि एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में उस ऑर्गेनिज्म की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल प्रेजेंट है टोटिपोटेंट, उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, राइट। एम्ब्रॉयनिक एनिमल सेल्स आर टोटिपोटेंट एंड टर्म्ड एज स्टेम सेल। जो हमारे एम्ब्रॉयनिक एनिमल सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में कुछ स्टेम सेल्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं एम्ब्रॉयनिक एनिमल सेल्स, जिनमें खुद की कैपेसिटी होती है अपने आप को डिफरेंशिएट और डिवाइड करने की और एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने की। Stem cells have great medical applications including cure for diseases और इसी stem cells के बहुत सारे मेडिकल एप्लीकेशन मतलब बहुत जगह पे टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं स्टेम सेल्स, और बहुत सारी डिसीजेस को क्योर करने के लिए भी हमारे स्टेम सेल्स का यूज करते हैं। A German botanist Matthew Cladden in 1838 examined number of plants and concluded that various tissues of plants are composed of different types of cells. एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था मैथ्यूस स्क्लेडन 1838 में। उन्होंने एक प्लांट के ऊपर पूरी अपनी रिसर्च करी और उन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि प्लांट्स में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जो डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं। और उसी टाइमिंग पर एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जिनका नाम था थियोडोर स्केवान 1839 में, उन्होंने कहा that cells are bound by a thin membrane, कि हमारे जितने भी सेल्स होते हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, पता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, उन्हीं के बारे में उन्होंने पूरा चीज बताई। And he also explained about existence of cell wall as a unique character of plant cell. और उन्होंने ये भी बताया कि प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती बल्कि एक यूनिक सेल वॉल होती है जिसका नाम है सेल वॉल। और उन्हीं के पूरे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आज हम लोग जो सेल थ्योरी में पढ़ते हैं ना कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, कि हमारे इस अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सब सेल से मिलके बने हैं और सेल्स के प्रोडक्ट से मिलके बने हैं। तो ये इनका क्लैडन और स्केवान का ये कहीं ना कहीं मेन हाथ रहा है एनिमल्स और प्लांट्स की सेल्स की डिस्कवरी में। पोस्टुलेट्स क्या है मॉडर्न सेल थ्योरी के? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल से मिलके बने। लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी लिविंग सेल्स हैं हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। टोटल एक्टिविटीज ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल की कोई भी एक्टिविटी होती है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म में भी वही एक्टिविटी है। सेल्स शोज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सेल्स में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी स्टोर होती है, यूज होती है, रिलीज होती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड सेल्स कंटेन न्यूक्लिक एसिड इनसाइड द न्यूक्लियस, डीएनए एंड आरएनए।
न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर। इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लिक एसिड हमारे दो ही होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब रीऑक्सी राइबोऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। काइंड्स ऑफ सेल्स। Living organisms are grouped into two main categories, the prokaryotes and eukaryotes. हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, चाहे जितनी भी है एनिमल्स, इंसेक्ट, चाहे जो भी है, हमने उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स होते हैं जो कि आपके सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें कोई भी टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। यही हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में हाई डिग्री ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि सेल पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम एंड लिविंग ऑर्गन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल से, जिसे हम इनकम्प्लीट सेल्स भी कहते हैं। क्या क्या फीचर्स है? इट हैज केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव सेल एनवलप। इस प्रोटेक्टिव सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऊपर एक केमिकल की प्रोटेक्टिव एनवलप होता है। इट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस पूरी कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ होता। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, और बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वो भी पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड या कह सकते हैं डेवलप्ड नहीं हुए होते। सेल एनवलप इज थ्री लेयर स्ट्रक्चर। इनके ऊपर जो सेल का एनवलप होता है ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऊपर थ्री लेयर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि तीन लेयर प्रेजेंट होती है। आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल सेल वॉल एंड इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर में कौन सी लेयर होगी? ग्लाइकोलिक्स। मिड में होगी सेल वॉल और सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंटेड आइदर स्लीमी लेयर और टफ। ग्लाइकोकैलिक्स भी दो तरीके से हो सकती है, या तो लूज होगी, बहुत एकदम ऐसे स्टिकी होने वाली स्टिक फ्लेक्सिबिलिटी लाइक, या फिर बहुत टफ होगी, टफ मतलब हार्ड होगी। बैक्टीरिया आर बेटर ऑब्जर्व व्हेन स्टेन। सबसे ज्यादा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो सेल्स है ना वो इनकम्प्लीट सेल्स होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स। The most followed staining method is gram staining, developed by Danish bacteriologist Hans Christian Gram. सबसे ज्यादा जो स्टेन मोस्ट फॉलोड स्टेनिंग मेथड वो है ग्राम स्टेनिंग, और इस ग्राम स्टेनिंग मेथड को दानिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने इन्वेंट किया था या डेवलप किया था। The cell wall is made up of peptidoglycan। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, एंड म्यूरेन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। ये जो सेल वॉल है जो कि पेप्टिडोग्लाइकॉन की है, म्यूरेन है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये कहीं ना कहीं सेल को उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सेल मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो हमने सेल वॉल के बारे में बात करी जो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी रहती है। सेल मेम्ब्रेन आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। बाइलेयर का मतलब फॉस्फोलिपिड्स की कितनी लेयर होंगी? दो लेयर होंगी। And all these structures give protection to cell and also help in intercellular transport। ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना कि सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ऑल ऑफ द थिंग्स, ये पूरे सेल के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए और सेल की अंदर का जो इंटर सेलुलर चीजें प्रेजेंट है उनको ट्रांसपोर्ट और प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। इन मोटाइल बैक्टीरिया आइदर सीलिया और फ्लैगेला आर, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो मोटाइल होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं। तो जितने भी मोटाइल बैक्टीरिया हैं, मोटाइल मतलब मूवमेंट करने वाले और नॉन मोटाइल मतलब जो मूवमेंट नहीं कर सकते, तो जितने भी मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं मूवमेंट करने वाले
उनकी बॉडी में मूवमेंट करने के लिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, लाइक अ टेल, जिसे हम लोग बोलते हैं सीलिया या फिर फ्लैगेला। ये होता है जैसे पैरामीशियम में सीलिया होता है, लिशमानिया में फ्लैगेला प्रेजेंट होता है उसके मूवमेंट के लिए। Both are driven by a rotatory movement produced by vessel body which works as motor. ये क्या करते हैं, ये उनको उनकी जो बॉडी होती है उनको मूवमेंट कराने के लिए वर्क करते हैं। अदर पार्ट्स आर फिलामेंट एंड हुक। बाकी के जो अदर पार्ट्स होते हैं बैक्टीरिया में, फिलामेंट होते हैं, हुक होता है। फिलामेंट मतलब उनकी बॉडी में जो भी स्पेस खाली है उसमें जो भी चीजें फिल्ड होंगी, फिलामेंट। हुक मतलब उनका जो माउथ वाला पार्ट होगा, जिस किसी भी चीज से अपने फूड या न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारा माउथ होता है, उनका हुक लाइक अ माउथ। एंड सम अदर सरफेस प्रोजेक्शंस आर द पिली, दैट मीन इनके जैसे हमारे नर्वस सिस्टम होता है किसी चीज से कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए नर्वस सिस्टम होता है, इनके अंदर ट्यूब की फॉर्म में पिलीज प्रेजेंट रहती है, ट्यूब रहती है, सो द पिली ये किसी भी चीज से कम्युनिकेशन बनाने में हेल्प करती है। और फिम्ब्रे होता है सपोर्ट के लिए। आपने देखा बैक्टीरिया दीवार पे चढ़ जाते हैं, कहीं पर भी चढ़ जाते हैं, तो उन्हें सपोर्ट मिल रहा है ना अटकने के लिए, फिम्ब्रे से मिलता है। The cell membrane shows infoldings called mesosomes. इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें फोल्डिंग्स रहती हैं इस तरीके से, उन फोल्डिंग्स को हम लोग बोलते हैं मेसोसोम्स, which help in cell wall formation. यही मेसोसोम उनकी सेल वॉल की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करती है, सेल की रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और जब डीएनए रेप्लिकेट होता है ना, टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तब भी ये मेसोसोम्स यानी कि फोल्डिंग्स हेल्प करती हैं। Some bacteria, especially photosynthetic cyanobacteria, show more longer extensions called chromatophore. कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, लाइक अ साइनोबैक्टीरिया। ये लॉन्गर एक्सटेंशंस को शो करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटाफोर्स। एंड दे कैरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और इनकी बॉडी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है यानी कि क्लोरोफिल, जिसकी वजह से साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड द साइटोप्लाज्म कंटेन डेंस पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स, और इनके साइटोप्लाज्म में कुछ डेंस पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स का क्या काम होता है, प्रोटीन को बनाने में। एंड राइबोसोम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय देयर सेडिमेंटेशन रेट इन सेव्ड यूनिट्स। राइबोसोम्स में जो राइबोसोम छोटी छोटी यूनिट से बने रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्विट वर्क। Bacteria ribosomes are 70S, larger unit subunit 70S plus smaller unit 30S. जो हमारे बैक्टीरिया हैं राइबोसोम्स के, मतलब राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट रहता है, और ये राइबोसोम्स होते हैं 70S। 70S का मतलब है composed of larger and smaller units 50S and 30S. As you can see, यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, थोड़ा सा डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी टेल आपको दिखाई दे रही है, फ्लैगेलम, जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करती है। यहाँ पे इसके राइबोसोम प्रेजेंट है इसके साइटोप्लाज्म में ऑल ओवर। यहाँ पे इसकी आउटर लेयर सेल वॉल है, फिर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर इस सेल वॉल के ऊपर स्लिमी लेयर भी है जिसे कैप्सूल कहा जाता है, मिड लेयर। यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम प्रेजेंट है यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल। ये इसके पिलीज है, ये कांटे से निकले हुए ना ट्यूब पिलीज, किसी से मतलब अटैक करने के लिए। ये इसका फूड ग्रैन्यूल, मतलब जो फूड पार्टिकल्स होंगे। ये साइटोसोल, साइटोसोल समझते हो ना, जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनल। साइटोसोल जो कि आपका एक आपका लिक्विड पार्ट होता है, राइट, और सेल ऑर्गेनल तो होते ही हैं अपने अपने। डू यू नो है, कुछ देख लेते हैं, इसमें कुछ आपके पॉइंट्स वो लिखे हुए हैं जो क्वेश्चन में वन वर्ड में एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। The term cell was first used by Robert Hooke 1665 in his book Micrographic. Purkinje and Mohl discovered protoplasm inside the cell.
Galileo Golgi 1838 discovered the Golgi apparatus, the cell organelle inside the cell. Robert Brown 1881 discovered the nucleus. Balbiani 1881 discovered chromosomes in salivary glands of Chronomus larva. Fleming 1882 studied cell division in detail and coined the term mitosis. Potter 1945 discovered endoplasmic reticulum. C. Banda gave the name mitochondria, and C.D. Duke 1955 discovered lysosomes. ये मतलब एक तरीके से क्वेश्चन समझ लीजिए, राइट? कि आपके वन वर्ड में या फिर एमसीक्यूज में कैसे भी ये पूछे जा सकते हैं, याद कर लीजिएगा भाई अच्छे से. Same as it is always remember that genetic material in the bacterium is a single chromosome made up of circular and coiled DNA. बैक्टीरिया को जो जेनेटिक मटेरियल है सिंगल क्रोमोसोम से होता है, वैसे क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्ड में रहते हैं, डिप्लॉयड, लेकिन इसके सिंगल रहते हैं, जो कि जिसकी जो शेप होती है सर्कुलर होती है, और डीएनए इस तरीके से कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, कॉइल्ड, राइट. इट रिमेन्स अटैच्ड टू द मेसोसोम. ये जो क्रोमोसोम है इसकी हमेशा मेसोसोम से अटैच रहता है, यानी कि फोल्ड जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है. This DNA undergoes a very typical replication pattern called as the model of replication. डीएनए जब बैक्टीरिया की सेल डिवाइड होती है तो डीएनए पहले डिवाइड होगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है, लेकिन इनके अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस थोड़ा सा टफ होती है, टिपिकल होती है, हमारे ह्यूमन बीइंग्स से आती नहीं. The DNA is not associated with histone proteins, क्योंकि डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, जैसे यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए में नहीं होते. इसीलिए इसके अंदर जो क्रोमेटिन है ना, क्रोमोसोम्स बनने से पहले वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनमें क्रोमेटिन नहीं प्रेजेंट होते, मतलब क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन की फॉर्म में नहीं आते. Besides chromosomal DNA, many bacterial show plasmids, which are small circular DNA molecules carrying a few genes. कुछ क्रोमोसोमल डीएनए बहुत सारे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड शो होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट रहता है. प्लाज्मिड जिसके अंदर डीएनए स्मॉल राउंड शेप के डीएनए प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, जिनके अंदर कुछ जीन्स रहते हैं. डीएनए के अंदर क्या आता है, केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है जिसे हम जीन कहते हैं. They are termed as extra chromosomal self-replicating DNA molecules. और ऐसे एक्स्ट्रा प्लाज्मिड्स को, प्लाज्मिड्स मतलब स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स कैरिंग अ फ्यू जीन्स, इनको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहते हैं. दैट मीन ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल्स अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट, अपने आप को खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं. अभी तक तो आपका रिवीजन ही चल रहा है 9th और 10th का मिला के, 8th 9th 10th का. आगे हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे और हाई लेवल पे भी इसको लेके जाएंगे. बहुत सारी चीजें हैं जो रिपीट होंगी, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी न्यू आ जाएंगी फॉर योर नेक्स्ट क्लास, 12th क्लास, राइट. आज के लिए इतना ही, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए पहले, और मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम रही होगी. रिवीजन था आज की क्लास में, तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग थोड़ा सा और हाई लेवल पे करेंगे. थैंक यू.